तो जीआईबी पेपर 3 में अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग को बेसिकली जो बिजनेस है उसकी लैंग्वेज भी कहा जाता है, मतलब जो व्यापार है उसकी भाषा क्या है, अकाउंटिंग है। बेसिक पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का, जिससे कि जो भी बिजनेस में ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं, और ओवरऑल जो जो भी फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ये सब चीज़ें समझाई जा सके ईजिली। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसके लिए। क्या क्या फीचर्स है अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक प्रकार का एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये सारा काम किया जाता है। किसका? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक ऑर्डरली मैनर, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। ये एक सिस्टमैटिक वे में आपकी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसमें ट्रायल बैलेंस आपको मिल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाता है, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एज अ रिजल्ट। अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी है, मतलब पैसे से संबंधित ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। जो जो भी इवेंट्स मनी वाइज रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब बिफोर मूविंग ऑन आप ये देख लीजिए कि ये हम कर रहे हैं जीआईबी पेपर 3 में। पेपर 3 का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। ठीक है, तो आज से हमने जीआईबी पेपर 3 शुरू कर दिया है। उसका मॉड्यूल ए है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और उसका चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंड एएस यानी इंड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, बिफोर दैट प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो जो भी चीज़ें मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जाती वो अकाउंट्स में इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। क्या क्या पर्पस है और क्या ऑब्जेक्टिव या गोल होता है अकाउंटिंग का, जिससे कि रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक रखा जा सके। जो भी रिजल्ट्स, जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उनसे उनका क्या एसर्टेन किया जा सके, उनके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको एसर्टेन अंदाज़ा लगाया जा सके। डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिलती है अकाउंटिंग से, मतलब जो आपके ओवर बैलेंस शीट निकल के आ रही तभी तो डिसीजन मेकिंग कर पाओगे कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, उधार लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है जो भी लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट हो, चाहे सेल्स टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, उसके अंतर्गत भी अकाउंटिंग इज कंपलसरी। कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है? एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के प्रकार की होती है। इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, सबसे पहले चर्चा आएगी आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बनाया गया था 21 अप्रैल 1997 को। इन्होंने क्या बनाया था? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका मेन काम था इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना। ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करना। जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 134 5th पार्ट है वो कहता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज करें। ये कंपलसरी है किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेक्शन 129 ऑफ 5 जो है कंपनी एक्ट 2013 का, वो कहता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई नहीं करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के, तो कंपनीज को क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए। पहली बात तो कि उनका डिविएशन क्यों हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या कितना डिविएशन हुआ वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और उससे, उस डेविएशन से, मतलब स्टैंडर्ड अकाउंटिंग जो फॉर्मेट्स उनको न फॉलो करने से क्यों, मतलब क्या क्या फाइनेंशियल इफेक्ट्स हुए वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहा गया है। आईसीएआई जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीआई है, उसने अभी तक टोटल 29 स्टैंडर्ड्स बताए हैं। कुछ हम डिस्कस करें, कुछ नहीं करें। इससे पहला है AS1 एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS2, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS2 मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS3 मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अगर आप चाहें तो उसको पॉज करके पूरा देख सकते हैं। AS13 अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, AS19 लीजेस, AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम। ये कुछ मैंने हाईलाइट किए जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कभी एग्जाम पूछा जाता है कि AS26 क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे मतलब होता है। ठीक है, उसके अलावा ये 29 बताया, इसके अलावा 3 और मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इनको AS30, 31 और 32 कहा जाता है। 30 का मतलब है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, 31 में आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन, और 32 में आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर। ये 3 और मैंडेटरी हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। फिर अब बात करते हैं यूएस गैप की। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये यूएसए के हैं, इसीलिए इसको यूएस गैप कहा जाता है। ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं बेसिकली इनको पूरी तरह से, मतलब बेसिकली ये यूएस में यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको बेस ले लिया इंडिया ने भी, इसको बेस लेकर के ही अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ये समझ लिया। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं ये जितना भी बिजनेस और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसकी लीगैलिटी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को देख के बनाए गए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स जो है वो गैप को, यानी जो इंडिया का जो FASB यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएसए को एज ए फाउंडेशन यूज किया है और उसी के मेथड प्रैक्टिस को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। गैप गाइडलाइंस बेसिकली 10 आते हैं। गैप में
GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें बेसिकली 10 कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। क्या है? पहला है प्रिंसिपल्स रेगुलरिटी। प्रिंसिपल रेगुलरिटी का मतलब यह है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उससे स्ट्रिक्टली एडहेयर करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब यह है कि जो भी स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए गए उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाएगा थ्रू आउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये नहीं कि आज आपने AS1 यूज़ किया, कल आपने AS2 यूज़ कर लिया, ऐसे नहीं। जो आपने एक बार यूटिलाइज किया वही आपको कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी का मतलब यह है कि एक्यूरेसी और इम्पार्शियलिटी के लिए कमिटेड रहेगा जो भी फर्म है वो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ परमानेंस ऑफ मेथड्स का मतलब है जो भी प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है वो कंसिस्टेंट होंगे, हमेशा वही प्रोसीजर यूज होंगे। प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉम्पनसेशन का मतलब है कि जो भी एस्पेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के होंगे, जो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उन सबको रिपोर्ट करना। ये नहीं कहीं पर लॉस हो गया तो उसको छुपा लिया, या फायदा हो गया उसको बढ़ा के दिखा दिया, नहीं। नॉन कॉम्पनसेशन का मतलब है चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, सब कुछ दिखाना है आपको अकाउंटिंग में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस का मतलब है कि किसी प्रकार का स्पेकुलेशन आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं करा। फॉर एग्जांपल किसी फर्म ने स्टॉक्स ले रखे हैं, ठीक है, आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि अभी बजट आएगा 1 फरवरी को तो उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप स्पेकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट में बढ़ा नहीं सकते, नहीं। पक्का होगा जब बढ़ जाएगा तब आप करोगे, लेकिन स्पेकुलेट करके अंदाजा है कि आपको लग रहा है कि बिटकॉइन की मार्केट आने वाली, AI तेजी हो रहा है तो AI के स्टॉक को हम इन्फ्लेट कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते आप अकाउंटिंग में। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जो भी एसेट की वैल्यूएशन होगी उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये मान के चले कि ऑपरेशंस हमेशा चलते रहेंगे। इसको प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि ये माना जाता है कि फर्म कभी बंद नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब है कि जो भी रिपोर्टिंग होगी वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग टाइम पीरियड होगा, जैसे फिस्कल क्वार्टर्स, फिस्कल ईयर्स मतलब 3-3 महीने का या 1 साल का, तो उसका पीरियोडिसिटी से मतलब है कि टाइम पीरियड उसका फिक्स होगा, टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी का मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी उनको ऑर्गेनाइजेशंस को मॉनेटरी सिचुएशन के हिसाब से फुली डिस्क्लोज करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि जो भी इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनको ऑनेस्टली एक्ट करना पड़ेगा इस पूरे काम में। एक्सटर्नल पार्टीज, इसका मेन फायदा ये होता है कौन से, जो भी एक्सटर्नल पार्टीज होंगी वो इजीली आपके अकाउंट्स को कंपेयर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल कोई 2 फर्म्स हैं, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है कि किसी एक में, तो आप दोनों की बैलेंस शीट उठाओगे, कंपेयर कर लो। क्यों? क्योंकि दोनों ने सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए। अगर दोनों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग होंगे, एक बोलता है 2+2 4 और एक बोलता है 2+2 5, तो आप नहीं कर सकते ना। इसीलिए कहा गया है कि दोनों में, इसीलिए कहा गया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बेसिकली इसीलिए बिजनेस लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा गया है, ठीक है। इससे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो भी अपना डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा कंपेयर हो सकता है। 3 रूल्स बताए गए हैं। पहला है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस। जो 10 गाइडलाइंस सेपरेट जो बताई गई हैं उनसे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग हैं। मतलब कि आप एज ए इंडिविजुअल, मतलब भले ही आप उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपके ट्रांजैक्शंस अलग हैं और एज ए कंपनी के डायरेक्टर आपके ट्रांजैक्शंस अलग हैं, ये बताया गया, ठीक है। रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स इशूड बाय FASB एंड इट्स प्रेडिसेसर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, ठीक है। FASB ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन किया है, ये बताया गया है। जनरली एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस का मतलब यह है कि किसी प्रकार का कोई यूनिवर्सल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मॉडल जो है, जो और सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉरवर्ड करे मतलब फॉलो करे, वही कोई आपके पास में वाली कोई MSME यूनिट चलती है वो भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉरवर्ड करे, ये कंपलसरी नहीं है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये डिफर करता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी की। इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।